चल रहा है और आपको सूचना भी पहुंच रही होगी। इस बार हमने तय किया है कि नगीना लोकसभा पे हम लोग मजबूत में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना एक बात है, चुनाव मीडिया, ये मीडिया यहाँ है, तुम भी आओ, दूसरी भी आओ, जल्दी आओ, खड़ी हो गया, ऊपर बैठो बैठो, भाई कह रहा था बैठो। ये इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार मैंने नहीं दिया तुम्हें, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देके गए। ये उनकी वजह से है कि मैं आप हम सब लोग कुर्सी बैठते। कौन गरीबों को कुर्सी बैठने देता था? जब ये मुल्क आजाद नहीं था तो कौन डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनने देता था? कौन वकील जज बनने देता था? कौन दफ्तर में जाने देता था? इस देश में तो मटकी छूने की, घोड़ी पे बैठने की, मूछे रखने की, अच्छे कपड़े पहनने की आजादी भी नहीं थी। ये सारी आजादी मिली है हमारे महापुरुषों के संघर्ष की वजह से। और हमारा फर्ज बैठता कि जो आजादी हमें मिली है तो हम लोग छीनने ना दें, उस आजादी को हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें। लेकिन आज आप देख रहे हो देश में क्या हो रहा है। आज की जो सरकार है वो पैसे के दम पे सरकार में बैठी है और उनका ये प्रयास है कि इस देश से संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाए। अगर संविधान खत्म हो जाएगा मेरे भाइयों बहनों, तो पूरी जिम्मेदारी से बताओ कि जब संविधान नहीं होगा तो क्या वोट का अधिकार बचेगा? क्या नहीं जी, क्या अगर वोट का अधिकार नहीं बचेगा, नहीं बचने का, तो आपकी बस्तियों में आपके घर के आपके हाल देखने के लिए कोई आएगा नहीं। आज संविधान है, वोट है, तो भी नहीं कोई आता चुनाव के बाद। तो जब संविधान और वोट दोनों रहेंगे तब कौन आएगा? इसलिए मैं बस आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास अब कई मौके आए, आपने कई लोगों को मौका दिया, कई लोगों को ताकत दी। अब उन्होंने ताकत लेके क्या किया ये आप जानते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता। मैं सतगुरु रविदास जी महाराज को मानता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ, माननीय काशीराम साहब। मैंने किसी की बुराई करना नहीं सीखा, ना मैं किसी को बुरा कहता। लेकिन आप ये बताओ, जिन नेताओं को आपने पिछली बार वोट दिया था, क्या वो कभी दोबारा पलट के आपकी तरफ देखने आए? नहीं। कभी उन्होंने पूछा कि आपके बच्चों को रोजगार की दिक्कत है? कुछ नहीं। कभी पूछा कि आपके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार ढूंढने में उनकी कुछ मदद कराओगे? क्या कभी उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ स्कूल कॉलेज की दिक्कत, सड़कों की दिक्कत है? क्या कभी पूछा? क्या कभी उन्होंने आपसे पूछा या आपने उनको देखा हो कि वो लोकसभा में जिसलिए आपने उनको चुनकर भेजा कि वो लोकसभा में खड़े होकर आपके क्षेत्र के लिए लड़े कि भाई हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को मजदूरी करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता। हमारे पढ़े लिखे नौजवान MA, BA, MCA, MBA करके, BTech करके, BEd करके वो खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, या फिर घर में बेबस बैठे हैं कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी कहीं कोई नौकरी रोजगार नहीं मिले। क्या कभी पूछ रहे आपने फिर उनको नेता क्यों चुना? देखो, एक पेड़ होता है आम का, उसको तैयार होने में समय तो लगता है, लेकिन जब वो तैयार हो जाता है तो फल भी देता है और छांव भी देता है, लकड़ी भी देता है। एक पेड़ ऐसा होता है खजूर का, अभी ये कितना भी ऊंचा हो जाए ये छांव नहीं दे सकता। आप चेक करवा के देख लेना मेरी बात, ये कितना ऊंचा हो जाए आप ढूंढते फिरोगे कि छांव कहां पड़ रही होगी, इसकी छांव आपके कब्जे में नहीं आएगी। आपने ऐसे नेता तैयार किए हैं जिनकी लंबाई तो खूब है लेकिन उनका फायदा आपको कुछ भी नहीं। अगर ऐसे नेताओं के भरोसे आप लोग अपने बच्चों का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने समाज का भविष्य छोड़ना चाहते हो फिर तो कोई बात नहीं। और अगर आप ये समझते हो कि भाई नेताओं ने हमें धोखा दे दिया, तो फिर आप काम करने वाले अपने भाई चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई को लड़ने का मौका दो। क्योंकि अभी आपकी जिंदगी नहीं बदली है, आपके मकान ऐसे ही है, आपके घर ऐसे ही है, आपके रोजगार ऐसे ही है, आपकी जमीनें ऐसे ही है। और तो और अगर सच सुनना चाहते हैं तो मुझसे जान लो, मैंने तो पिछली मीटिंग में कहा कि शायद ये मुझे इसलिए घुमाते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे घर भी देख लें, हमारी गलियां भी देख लें कि हमारे क्या हाल है। ठीक है, अब मैंने तो भाई मैं तो बचपन से देखता ही आ रहा हूँ, मैं कौन सा महलों में पैदा हुआ हूँ, मैं तो ऐसी गलियों में ही गरीब गांव में पैदा हुआ हूँ। गांव के हालात क्या तुम बेहतर जानते हो, और तुम तो आज के गांव देख रहे हो, मैंने तो 25-30 साल पुराना गांव देखा। मैं तो गांव में से आया, मैं किसी महल में नहीं पैदा हुआ, और मैं गांव की समस्या, बेबसी, लाचारी देख के आया कि किस तरह से मैं तो अपनी बताता हूँ तुम्हें, तो मैं मेरी और जिंदगी अपनी और मेरी जिंदगी एक जैसी लगी तब बताना। मैं स्कूल से आता था तो फटाफट खाना खा के और खेत पे जाता था, क्योंकि माँ वहां घास काट रही होती थी, फिर उस गठड़ी को उठा के लाता था। अब मैं आप में से कुछ लोग हो गए, आप चेक करा लो, ठीक है।
मेरे पिताजी ने जूते नहीं खरीदे क्योंकि उनको मुझे जूते दिलाने थे जब मैं 9th क्लास में था। मेरे आज भी याद है। वो साइकिल से जाते थे 26-30 किलोमीटर स्कूल में पढ़ाने के लिए। मेरे आज भी याद है। मेरे पिताजी का एहसान है मेरे ऊपर। अगर उन्होंने मेहनत न की होती तो चंद्रशेखर आजाद पढ़ लिख के यहाँ नहीं खड़ा होता। और उनके बाद मेरे ऊपर एहसान है बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए कि हमें भी कुर्सी में बैठने की ताकत मिल जाए। उसके बाद हम पे एहसान है और काशीराम साहब का, जिन्होंने में बोलना, चलना, हक के लिए लड़ना और ताकत बनाना सिखाया। लेकिन अब महापुरुषों के आसान तो है, लेकिन उन महापुरुषों कर्ज कैसे उतारे? तो महापुरुषों कर्ज ऐसे उतरेगा कि जो काम वो अधूरा छोड़ गए हैं उस काम को हम लोग मिलकर पूरा। अब अगर पूरा करना है तो वो बिना कोई भी परिवर्तन, बिना शक्ति के नहीं होता। शक्ति लोकतंत्र में वोट में है। जब तक आप अपनी वोट ऐसे निकम्मे भ्रष्टाचारी नेताओं को देते रहोगे जिनको आपसे कोई मतलब नहीं, तब तक आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं। और जब आप काम करने वाले व्यक्ति को मौका दोगे फिर परिवर्तन होगा। भाई मैं तो अभी तक सड़कों पे लड़ रहा हूं, आपने मुझे लड़ते हुए देखा। आप मुझे जानते कैसे हो? इसलिए कि मैं किसी रानी महारानी का बेटा हूं, या इसलिए कि मेरे पिताजी बहुत कोई उद्योगपति। आप मुझे इसलिए जानते हो कि ये आदमी कुछ भी नहीं है, ना एमपी ना एमएलए, लेकिन 24 घंटे 7 दिन कहीं भी किसी गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, महिला के साथ जुड़ जाती होती, ये हमारे लिए खड़ा है और उसकी मुझे कीमत भी चुकानी पड़ती। मेरी माँ यहाँ बैठी, मुझे बताओ, मैंने 16 महीने 10/6 की कोठरी में रात काटी, जेल में। मैंने जुल्म सहा, मैंने अपमान सहा, मैंने लाठियां खाई। जब दिल्ली में गुरु सतगुरु रविदास जी हमारा गुरुवर, जो हमारे पिता है, जब उनका गुरुवर तोड़ दिया गया तो हम उसके लिए लड़े। 96 लोगों ने अपने छात्रों में जेल खाई, मुसीबतें झेली। जब एनआरसी आंदोलन हम लड़े, 1 महीना मैंने जेल काटा। और जब मैं इनसे, क्योंकि बाकी नेता तो पैसे कमा रखे हैं, भ्रष्टाचारी है, उन्हें तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वाले रोक देते हैं। मुझे नहीं रोक पाए तो मेरे ऊपर गोली चलाई। और आपको याद 6 महीने नहीं बीते अभी कि मेरे ऊपर गोली चलाई, मेरी पेट को चीर कर निकली गोली। मैं उस गोली से भी बच गया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और मेरा मानना कि जिस काम के लिए मुझे सतगुरु जी ने जन्म दिया वो काम अभी पूरा नहीं हुआ। अभी मेरे ऊपर कर्ज, और वो कर्ज कब उतरेगा? जब आपके भी घरों में उस तरह की ताकत और सम्मान की जिंदगी आपको मिलेगी जिस तरह की देश के अमीर हो गए। इस देश में गरीबी किसी भगवान ने नहीं बना रखी है, इस देश में गरीबी किसी खुदा ने नहीं बना रखी। इस देश में गरीबी उन लोगों ने बना रखी है जो सत्ता में बैठे। वो नहीं चाहते कि आप ताकतवर हो जाए। देखो, आप भी मेहनत मजदूरी करते हो ना, पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हो, कितने पैसे मिलते हैं? कितने पैसे मिलते हैं? 300 भी मुश्किल से 300 रुपए, 400 रुपए। और महंगाई आप समझ रहे हो क्या हाल है? सिलेंडर कितने का आता है? 1200 रुपए का। पेट्रोल डीजल के दाम आपके सामने 10 साल में दुगने बढ़ गए, नहीं बढ़ गए? सिलेंडर कभी आता था 350 रुपए का, अब आता है 1200 रुपए का। तो 10 साल में महंगाई तो बढ़ गई है 3 गुना, और आमदनी कितनी बढ़ी है? क्या मजदूर को न्यूनतम वेतन 1000 रुपए मिलने लगा है? क्या आपको, आपके बच्चों को रोजगार मिलने लगा है? क्या पढ़े लिखे नौजवानों को बिजनेस करने के लिए लोन मिलने लगा? क्या आपकी गलियां, आपके घर बहुत अच्छे बन गए? क्या आपको अमीरों की तरह अच्छा खाना, अच्छा मकान, अच्छे पहनने के लिए कपड़े मिलने लगे? मुझसे सुनो यार, मैं बताता हूँ आपको। मैंने परसों रात एक गांव में पूछा था कि पिछले 4-4 साल से हमारी माँ बहनों ने वो शॉल भी नहीं बदल पाई जिन शॉलों को पिछले 4 साल से पहन रही। ये है सच गरीबों की। ठीक है, आदमी सुबह शाम तो ये सोचता है कि आज की रोटी किस तरह से मिल जाए। और अगर क्या शादी ब्याह कोई होता है, आप क्या भी होता होगा, तो फिर आप अपने घर में चेक करते हो कि पैसे कितने, कर्ज किससे लेना, कर्ज लेके शादी ब्याह पूरा करना है। ठीक है, ये है सच। ये गरीबी भगवान ने नहीं थोप रखी है, ये पैसे वाले जो ताकत बैठे उन्होंने थोप रखी है। अगर आप ताकत बैठ जाओगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। मुझसे आप लिखवा के रख लो, 10 साल में अगर ये गरीबी ना खत्म हुई तो मैं काम करना छोड़ दूंगा। बहुत छोटा सा काम है। 10 साल में अगर दलित पिछड़े वर्ग के लोग, देखो इस देश में जब राजतंत्र था तो राजा महाराजा राज करते थे, फिर आया लोकतंत्र, फिर आया संविधान, तो फिर सबको आजादी मिली। चमार को भी, वाल्मीकि को भी, पारसी को भी, धोबी को भी, कोरी को भी, खटीक को भी, पाल को भी, प्रजापति को भी, जाट को भी, गुजर को भी, सैनिक को भी, विश्वकर्मा को भी, सैन को भी, सबके बच्चों को अवसर मिला। आरक्षण आया, नौकरी आई कि जाओ पढ़ो लिखो, आगे कुर्सी बैठो। मुसलमान को भी आजादी मिली। लेकिन ये आजादी कुछ लोगों से देखी नहीं जा रही है। वो ये सोचते हैं कि ये गरीब दलित पिछड़े वर्ग के लोग कुर्सियों पे कैसे बैठ गए। वो रोज रोज हमें नीचे दिखाने का काम करते हैं, और अगर उनका बस चले तो वो हमसे हमारी कुर्सियां भी छीन लें। हमें देश में ये तय करना है कि हमें पूरी जिंदगी हाथ फैला के जीना है या मेहनत करके ताकत बना के अपना हाथ देने वाला बनाना है।
अगर हम पढ़ लिख लिए हैं, हमारी बाजुओं में दम है, हम बुद्धि रखते हैं, तो फिर हम हाथ इस देश में क्यों फैलाएं? क्योंकि देश में लोकतंत्र है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। वोट हम दलित पिछड़े मुसलमानों तो हम किसी आगे हाथ क्यों फैलाए भाई? आज किसान, आप महसूस करके देखो, किसान अपनी फसलों के दाम के लिए लड़ रहा है, आंदोलन कर रहा नहीं कर रहा है। अब फसल के दाम कौन तय करता है? सरकार। लेकिन भाई उद्योगपति बनाएगा तो अपनी जेब से तय, अपनी उससे दफ्तर से तय करेगा, नहीं करेगा रेट? वो किसी किसान से पूछता है क्या? वो किसी मजदूर से पूछता है कि तेरे बजट में है नहीं? वो तो अपने साबुन का रेट अपने मन से तय करता है, लेकिन किसान नहीं कर सकता। मजदूर अपनी वेतन को तय नहीं करेगा। 8 घंटे खून पसीना बहाएगा, इन्हें 400 450 नहीं मिल सकते हैं, और रोज मजदूरी करेगा तब जाके घर में रोटी आएगी। अब आप एक बात और जान लो, बहुत आसान बता रहा हूं, आप ये भरम निकालो कि सरकार आप पे कोई दया करती है। ये हमारे लोगों में क्योंकि जानकारी कमी है, मैं बस आपको बहुत साधारण शब्दों में समझाऊंगा, समझ आएगा आपको। आप जयंती बनाते हो ना, बनाते हो या धार्मिक आयोजन करते हो, पैसे इकट्ठा करते हो ना? हाँ जी, हाँ करते। फिर उस पैसे का आप अपने लिए यूज करते हो, चाहे आप भंडारा करो, हाँ भंडारा करते। या शोभा यात्रा करते हो ना। इसी तरह से आप जो सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, ठीक है? छोड़ दो, अपने काम पे करो, मेरी बात पे गौर करो। ये समझ नहीं आएगा तो सब बेकार हो जाएगा। आपको लगेगा कि हम तो सरकार के गुलाम हैं, लेकिन असल आज आपको पता लगना चाहिए। मैंने ये साफा खरीदा, इसकी कीमत 100 रुपए है, तो 28 रुपए सरकार के खाते में टैक्स के रूप में गए, क्योंकि इसकी एक्चुअल कीमत 72 रुपए है। 28 रुपए सरकार ने टैक्स लगा था जीएसटी के नाम, ठीक है? मैंने जूता खरीदा, करीब 1000 रुपए का आया, तो 280 रुपए सरकार खाते में गए, क्योंकि इसकी एक्चुअल कीमत 720 रुपए है। समझ रहे हो? कंपनी अपना सामान का मोल तय कर देती है, फिर सरकार उस पर टैक्स लगाती है, और उस टैक्स के बाद वो मार्केट में आती है। एक आधा रुपया जो आपकी दुकान पे बेचता है उसको भी कमाने को मिलता है, सबके मिला के, और सरकारी टैक्स के बाद कीमत तय होती है। जैसे माचिस देखिए आप, 2 रुपए की आती है, कभी 25 पैसे की आती थी। उस माचिस में सबकी मेहनत होती है, जो कमाने वाला, लगाने वाला, बनाने वाला, सबकी, उसके बाद उसके रेट तय होते हैं। तो जो आप सामान खरीदते हो उससे 28 पैसे, मतलब 28% का टैक्स ज्यादा सरकार खा लेती है, कुछ स्टेट के खाते में, कुछ सेंट्रल खाते में। जैसे पेट्रोल डीजल का टैक्स स्टेट भी लेती है, सेंट्रल भी लेती है। पेट्रोल डीजल की एक्चुअल का जो दाम है कच्चे तेल के, वो मुश्किल से 35-40 रुपए होंगे, आप चेक करवा लेंगे। लेकिन यहाँ कितने का मिलता है? 90, 95, 96 रुपए का। तो उस पर टैक्स लगा होता है। सरकार टैक्स कर देती है, रेट डाउन हो जाते हैं, सरकार टैक्स बढ़ा देती है, टैक्स बढ़ जाता है। आप जमीन खरीदते हो ना, स्टाम्प पेपर लगता है, तो स्टाम्प पेपर उसकी वैल्यू के आधार पर लगता है, वो टैक्स होता है। अब आप ये महसूस करो, एक साधारण परिवार 5000 रुपए का सामान महीने में खरीदता है, तो 1400 रुपए का टैक्स सरकार को देता है। यानी कि आपने एक महीने में 1400 रुपए सरकार को दिया। उसने क्या दिया? उसने ये दिया कि 200 रुपए का राशन आपको दे दिया, और इस तरह का दिखावा किया कि भाई बहुत बड़ी आपकी मदद कर दी। यानी कि आपका पैसा आपको रखने तो चाहिए 1400 के 1400 आपके ऊपर। इसलिए सरकार है, मुख्यमंत्री जी को तनख्वाह, विधायक जी को तनख्वाह, सांसद जी को तनख्वाह, पुलिस वाले जी को तनख्वाह, अधिकारी को तनख्वाह, ये आती है आपके मेहनत की टैक्स की कमाई से। लेकिन इस लोकतंत्र में इनको लगता है ये मालिक है, मालिक आप दे रहे हो सारा पैसा चलाने के लिए, और आपको लगता है आप गुलाम। आप जानकारी रखते ना, पढ़े लिखे नहीं हो ना, उस तरह से जानकारी रखते हो, तो ये लोग आपके ऊपर राज कर रहे हैं। ये पुलिस के लोग किस लिए पता आपको? ये हमारी सुरक्षा करने के लिए तनख्वाह मिलती है इनको। ये जो डीएम यहाँ कुर्सी बैठा, किससे बैठा है? हमारे जो योजना है उनको हम तक पहुंचाने के, इसके लिए तनख्वाह मिलती है उसको। जो कप्तान यहाँ बैठा है, किससे बैठा है? उसलिए बैठा है कि हम किसी के साथ अन्याय हो उसको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन ये अपने आप को मालिक समझ लेते, क्योंकि तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो ना, तुम लोग समझदार नहीं, इस वजह से उनको लगता है कि वो मालिक। और जिनको तुम चुन के भेजते हो, जिनको वोट तुम देते हो, जिनको ताकत तुम देते हो, उनको तुमको लगता है तो उनके पैर छूटे हो कि ये तो बहुत बड़ा नेता है। अरे तुम्हारी वोट से तो ताकतवर बना, उसको पूछ कौन रहा था? उसकी हैसियत क्या थी? तुमने वोट देकर उसको एमपीएमएलए बनाया, तब जाके वो सदन में जाके बैठा। तुमने इसलिए चुना उसको कि वो आपकी लड़ाई लड़ेगा, इसलिए चुना कि फिर वो 5 साल आपको शक्ल भी दिखाएगा। आप तक आप 10 रुपए का सामान खरीदने जाओगे, मेरी छोटी छोटी बहनें बैठी, अगर बिटिया 5 रुपए का सामान खरीदने जाओगी तो नकली सामान थोड़ा लेके आओगे, चेक करोगे नहीं करोगे सामान को? बताओ कि भाई 10 रुपए का सामान खरीदने जाओगे, एक पेन लेने जाओगे तो पेन को देखोगे नहीं देखोगे, चला के चलता क्या बिना रिफिल वाला पेन ले आओगे? अगर पेन साइन छोड़ रहा होगा तो ले आओगे? अगर पेन टूटा होगा ले आओगे? तो 10 रुपए का सामान खरीदते हो, 4 बार देखते हो। बाबा साहब अम्बेडकर की 4 बच्चे कुर्बानी से मिली वोट को
जब देते हो एक बार नहीं सोचता कि नेता हमें धोखा देगा, हमारा साथ देगा, हमारे लिए लड़ेगा, हमारी आवाज उठाएगा, हमारे बच्चों की तस्वीर बदलेगा, तब कुछ नहीं सोचते। अगर ये नेता चाहते तो आपके गांव में बढ़िया स्कूल बनते, अगर ये नेता चाहते तो आपके गांव में बढ़िया हॉस्पिटल बनता, अगर ये नेता चाहते तो आपके बच्चों के लिए इंडस्ट्रियल एरिया लग के रोजगार के साधन तैयार होते। आज हम लाखों करोड़ रुपया दूसरे देशों को माल खरीद के देते हैं। हम माल उनके यहाँ खरीदते हैं, वो हमारी मार्केट में आता है, लाखों करोड़ रुपया जाता है। इसी माल को अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बनवाने लग जाए, कुटीर उद्योग लगा के, तो हर परिवार को 10-20 हजार रुपए का रोजगार मिलेगा और हमारा पैसा भी बाहर नहीं जाएगा, हम पैसे में भी कमजोर नहीं होंगे। क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं वो भ्रष्टाचारी है और उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। आज कितने ऐसे नौजवान हैं जिनकी जेब में पैसे नहीं है, वो पढ़ना चाहते नहीं पढ़ पाते। अमीरों ने अपने लिए बड़े बड़े स्कूल बना लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लिए। क्या गरीब घुस सकता है हॉस्पिटल में? उसकी अगर वो मर भी जाए उसकी लाश भी नहीं देते, कहते पैसे लाख पैसे। तो इन नेताओं के भरोसे अगर आप रहोगे तो भाई फिर आपका नुकसान ही क्यों नहीं होगा? फिर बताओ, जब आप एक एक चीज को सोच समझ करते इस वोट को देते क्यों नहीं समझते? अगर आप ऐसे लोगों को वोट दोगे तो फिर आप अपनी समस्याओं के जिम्मेदार खुद होंगे, और अगर आप काम करने वाले को वोट दोगे फिर आपका हाथ से आगे ऐसे नहीं फैलेगा। अब ये तय करो कि हाथ फैलाना है या आप इस हाथ की मुट्ठी बना के अपने भाई संजय गाया को ताकत देंगे, ये तय आप अपने आप करो। अपने दिल से पूछो कि आप इस गरीबी बेबसी में खुश हो या आप इस गरीबी बेबसी की जिंदगी को बदलना चाहते हो। बदलना चाहते हैं सब कुछ। और अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो लोकतंत्र में बदलने के लिए आपको ना किसी को लाठी मारनी, ना किसी को बुरा कहना, ना किसी को आंख दिखानी, अपनी वोट्स की ताकत बनानी। जिसके पास वोट होगा उसका राज होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। आप महसूस करो, ईवीएम द्वारा वोट की चोरी हो रही है, सब लोग डरे हुए, लेकिन लड़ कौन रहा है ईवीएम के खिलाफ? वो भी चंद्रशेखर आजाद ही लड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कौन जाएगा लड़ने के लिए? वो भी चंद्रशेखर आ जाएगा। सड़कों पे कौन लड़ेगा? वो भी चंद्रशेखर आज लड़ेगा। अगर किसी बहन बेटी का अपमान होगा तो न्याय दिलाने भी चंद्रशेखर आज जाएगा। किसी गरीब को मार के हत्या लटका जाए तो उनके लिए आंदोलन करने भी चंद्रशेखर आ जाएगा। और जब वोट की बारी आएगी तो कोई भी आ जाएगा आपके बीच में कि भाई हमें वोट दे दो। तो भाई जब आप ऐसे फैसले लोगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? जब आप चंद्रशेखर आजाद को मौका ही नहीं दोगे कि वो कुछ करके दिखाए तो चंद्रशेखर आजाद क्या कर सकता है? और जब आप चंद्रशेखर आजाद को मौका दोगे फिर कहना कि बाबा